हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज हम बात करेंगे आपकी जो है एसएससी जेई में टेक्निकल की क्लासेज। जो हमने कहा था एसएससी जेई पीवाई की जो सीरीज थी आपकी, ये हमने सीरीज चला रखी थी और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चली हुई है, ये आपको ही पता है। इस समय आरसीसी इसमें ख़त्म होने वाली है, उसके बाद हम सर्वे स्टार्ट कर देंगे इसमें। और आपका पेपर भी पास में आ गया, तो काफ़ी लोगों के कमेंट भी थे कि सर नॉन टेक के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने क्या कहा है कि देखो, कुछ तो मैंने पीवाईक्यू लिए हैं नॉन टेक के। नॉन टेक में कुछ तो मैंने पीवाईक्यू लिए हैं, कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से उठा लिए, प्लस कर दिए कुछ क्वेश्चन। तो इनके अब हम क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन डेली करा करेंगे, चाहे वो जी के जीएस हो, और इसी में जो है करंट भी रहेगी आपकी। ये आपके 15 क्वेश्चन डेली के होंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 15 ही क्वेश्चन हम रीजनिंग के करेंगे। ये हमारा नॉन टेक का टारगेट रहेगा। जो एसएससी जेई पीवाईक्यू जो टेक्निकल आपका चल रहा है, ये यूं का यूं ही चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाए। जब आपका मेंस पेपर देंगे तब भी टेक्निकल चलेगा, क्योंकि तब तो टेक्निकल ही आएगा बस। तो तब भी आपका टेक्निकल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज मैं जो है 15 क्वेश्चन लाया हूँ जी के जीएस, जिसमें रीजनिंग करंट भी है, करंट अफेयर्स है आपकी। और 15 क्वेश्चन ही मैं रीजनिंग के लाया करूँगा। हम क्या करेंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे से लेके वेडनेसडे तक हम करेंगे जी के जीएस की बात। जी के जीएस इसी में करंट को ऐड कर दो। उसके बाद में थर्सडे से लेके और फिर सैटरडे तक हम करेंगे रीजनिंग की बात। ये इतना करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि संडे हमारे पास दिन बचा, संडे को हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन कैसे, वो टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों का। और ये ऐसे सीरीज है आपकी, कंटिन्यूस चलेगी 8 अक्टूबर तक, क्योंकि 9, 10, 11 अक्टूबर को आपका एसएससी जेई प्री है। और आप लोगों को पता है कि मेंस की भी आपकी डेट आ चुकी है, 4 दिसंबर है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है, लास्ट में तो बताओगे क्लास कैसी लगी, कैसे क्वेश्चन लाने हैं। इस समय जो एसएससी फेज 11 का रिजल्ट आया हुआ है, इसमें एमईएस डिपार्टमेंट की आई थिंक 391 वैकेंसी थी हमारी। तो इसमें जो जे की पोस्ट है, इस पे किस किस का सिलेक्शन हुआ है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगर मैं अपने क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं, तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत करते समय, जब शुरुआत हुई थी इस युद्ध की, कौन सा युद्ध है, ये 3-4 बार हुआ था ये वाला युद्ध, ये आपको याद रखना है, आंग्ल बर्मा युद्ध। इसने हमसे पहला पूछा है। और ये कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो हमें ये पता होना चाहिए आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। तो ये आंग्ल बर्मा युद्ध जो है हमारा 1824 से लेके और 1826 तक ये होता है, 2 साल तक ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि एक संधि होती है, फिर 1826 में जाके फिर हमारी 1826 में एक संधि होती है। जैसे मैं टेक्निकल पढ़ा रहा था आपको बिल्कुल डिटेल के साथ, ऐसे ही मैं नॉन टेक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। काफ़ी एग्जाम देने के बाद में नए टेक्निकल और नॉन टेक दोनों ही बढ़िया हो गया है। 1826 में एक संधि होती है, इसको कहते हैं यान डावो की संधि। यान डावो की संधि, ये संधि होती है हमारी 1826 में। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चलता है। अब इसमें क्या होता है, युद्ध होने के बाद में जो बर्मा था, जो आजकल हम म्यांमार कहते हैं, ये वाला जो देश हो गया हमारा, आज एक पड़ोसी देश है ये। तो बर्मा में क्या था कि इसके जो भूमि थी, बड़े हिस्से को सौंप दिया इनको और ब्रिटिश प्रतिनिधि को स्वीकार कर लिया था। फिर अगर हम बात करें कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी चलता है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बात कर रहा है कि
अभिलेख जो है कौन कौन से हैं हमारे, इन अभिलेखों पे हमें विचार करना है। तो अगर मैं बात करता हूं तो लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख है ये, जो लुम्बिनी में है और जो कर से छूट की प्रावधान देता है, ये बढ़िया बात है। एक लुम्बिनी में इनका शिलालेख है, जो लुम्बिनी जो है आज हमारी नेपाल में है और ये छूट का प्रावधान देता है। फिर कहता है कंधार अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन से संबंधित है। ये हमारा गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो अशोक ने अपनाया था वो कंधार अभिलेख को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। कौन सा देता है? राजस्थान के माउंट आबू में भाब्रू अभिलेख है। यहाँ कौन सा है? ये जो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये कौन सा है? भाब्रू अभिलेख। ये हमको जानकारी देता है कि बौद्ध धर्म ने, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर कहता है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ब्राह्मी लिपि है। नहीं, ये भी गलत है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कैसे हो गया? उत्तर पश्चिमी अगर भाग में पूछता है तो वहां पे जो मिलते हैं ब्राह्मी लिपि नहीं, वो मिलते खरोष्टी लिपि। खरोष्ठी। और अगर पूछे ब्राह्मी लिपि कहाँ थी, तो अगर हमसे बात करता है ये हमारे उत्तर पूर्वी की तरफ में बात करता तो वहां हमें ब्राह्मी लिपि मिलती है। और अगर पूछ ले कि ब्राह्मी लिपि की भाषा कौन सी है, तो वह है प्राकृत भाषा। कौन सा है? हमारी ब्राह्मी लिपि की बात है प्राकृत भाषा। तो इसमें कथनों पर विचार करने को कहा था, तो केवल पहला सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो साबरमती तो सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने की थी, और सेवाग्राम में महाराष्ट्र में आने के बाद महात्मा गांधी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म और एक और है, एक तो टॉलस्टॉय हो गया और एक है फिनिक्स सेटलमेंट। एक टॉलस्टॉय हो गया, एक हो गया फिनिक्स सेटलमेंट। ये दो अभिलेख जो है हमारे इंडिया में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इनकी स्थापना की थी। पोनार नाम का कोई अभिलेख नहीं है, सॉरी, पोनार नाम की कोई आश्रम की उन्होंने स्थापना नहीं की थी। पोनार जो है एक पोनार गांव है, परमधाम से आश्रम कहते हैं। पोनार गांव में परमधाम आश्रम है, परमधाम आश्रम। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तीसरा है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस भी लाए थे ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो आज भी चल रही लाए थे, इस पर तो धरना हुआ था, जो किसान आंदोलन हुआ तो एमएसपी के ऊपर ही हुआ था, आपको पता होगा। और बफर स्टॉक के रख रखाव भी इन्होंने ये कहा था। तो हमारा जो है सरकारी ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 यानी सभी हमारे यहाँ पे ठीक हैं, सरकारी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सी कुचिपुड़ी नृत्य का प्रतिपादक है? कुचिपुड़ी नृत्य, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके जो प्रतिपादक के रूप में हम मानते हैं शोभा नायडू को मानते हैं। अब आपको क्वेश्चन इसमें ये बताना है, ये तो मैंने बता दिया शोभा नायडू। कुचिपुड़ी नृत्य तेलंगाना, उसके बाद में कर्नाटक, और एक लग लो यूपी और एक आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं, ए बी सी और डी। इनमें से आप लोगों को बताया करना है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है किस राज्य के अंदर किया जाता है? तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। चारों में से एक ऑप्शन देना है। अगर एक है तो ये लिख देना 5 का 1, अगर बी है तो 5 का बी, सी है तो 5 का सी, डी, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर आगे लिखना है। क्यों? शायद हो सकता है मैं आगे भी आपको क्वेश्चन दे दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कौन सा आंसर आपने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2022 की थीम क्या है? G20 आप लोगों को पता है, इससे क्वेश्चन आना 100% श्योर है एसएससी में, क्योंकि G20 भी हुई है। अगर इससे पूछ सकता है 2022, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2022, 2023 और 2024।
4 की ये बात कर सकता है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया में इसकी बैठक होती है, इंडोनेशिया में। और 2023 में जो है इसकी बैठक जो है हमारी इंडिया में होती है, यानी भारत में। 2023 में भारत में हो जाती है। और उसके बाद अगर पूछे कि 2024 में कहाँ होगी, तो ब्राज़ील में होगी। आपने फोटो भी देखा होगा कि हमारे जो मोदी जी हैं और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला जी, लूला करके लूला जी हैं, उनको इन्होंने एक हथौड़ा दिया था। तो उसका वही सिंबल है कि जो अगली बैठक है ब्राज़ील में होगी। और ये जो तीनों बैठक हैं, ये जो तीनों हैं, इनको कहते हैं ट्राइका। ट्राइका ध्यान रखना है। हमें पूछिए कि इसकी थीम क्या थी, तो हमारे यहाँ पे एक वसुदेव कुटुंबकम है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये हमारे यहाँ की थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम अगर पूछ ली तो हमने लिया है अपने उपनिषद से। उपनिषद जो होते हैं हमारे, तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसकी जो है थीम थी हमारे यहाँ। अगला है सेक्टर विशिष्ट सेज, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम माप कितना होता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर वो पूछता कि विशिष्ट आवश्यक क्षेत्र कह के, तो उसमें हो जाएगा हमारा 100 हेक्टेयर। अगर यहीं पर वो कह देता है बहु क्षेत्रीय सेच, यानी बहुत ज्यादा हो गया, तो उस चलो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, बहु क्षेत्रीय सेच। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1000 हेक्टेयर आपको यहाँ पे करना है। अगर वहीं ये मुक्त व्यापार या भंडारण क्षेत्र की बात करता है, मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र, अगर इस तरह की बात करता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 40 हेक्टेयर की हम बात करेंगे। और आईटी सेल, आईटी वाला या हस्तशिल्प जो होते हैं, जयपुर, इन सब की जो बात करेगा तो हम 10 हेक्टेयर उसमें ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 ठीक है। यहाँ अगला है रूपांतरित ऐसी चट्टानें हमको मिलानी है, और ये क्वेश्चन तो आपका गलत वैसे भी नहीं होना चाहिए। देखो रूपांतरित चट्टान जो होती है हमारी, साइनाइट हो गई, सिलेट और सिल्ट, यानी 1 का 3 हो गया, 1 का 1 2, यानी 1 का 3 इसमें है, इसमें है। आग्नेय चट्टान जिन्हें हम इग्नेस चट्टान कहते हैं, पैग पैगमेटाइट इग्नियस में आता है, बी का 1 बी का 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है। अवसादी चट्टान ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, सील्ट हो गया, लिमस्टोन हो गया, हेलमेटाइट हो गया, लाइमस्टोन, ये सब इसमें आते हैं, सैंडस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, सब सैंडस्टोन में आते हैं। तो टेक्निकल के होते हुए भी सिविल इंजीनियरिंग में अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका, तो फिर तो नॉन टेक तो भगवान भरोसे है आप लोगों का। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवाओं और समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित आवधिक भिन्नता द्वारा उत्पन्न समुद्री धारा को कहा जाता है। अगर तापमान जैसा कर देता है, यानी कि गर्म हवा वाली बात करता है, तो वो अल्नीनो होती है। अल्नीनो हमारी गर्म हवाएं होती हैं। अल्नीनो हमारी जो है पूर्वी प्रशांत जो महासागर है उसमें जो हवाएं हैं गर्म हवा, उनको अल्नीनो कहते हैं। और अगर यही पूर्वी प्रशांत महासागर ना कह के उत्तरी अटलांटिक कह दे, तो वह ठंडी धारा है, उत्तरी अटलांटिक। यहां कौन सी है हमारी, ठंडी धारा। अगला भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन पूछ रहा है, ध्यान रखना है, सही बताना है। तो मानसूनी हवाएं, मानसून हवा की दिशा एक मौसमी बदलाव है, बिल्कुल बढ़िया बात है। जो मानसून की जो हवा है उसकी जो दिशा है एक मौसमी बदलाव है। ये गर्मियों के दौरान बहुत कम वर्षा और सर्दियों में भारी वर्षा। देखो अगर आप भी इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो आपको पता है गर्मियों में वर्षा ज़्यादा पड़ती है, कम नहीं पड़ती, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। और सर्दियों में बारिश कम पड़ती है, तो ऑप्शन तो ये गलत ही हो गया यहाँ। अगला, मानसून तापमान में अचानक परिवर्तन करता है, नहीं, ये गलत हो गया यहीं पे। मानसून हवा की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मियों के दौरान भारी वर्षा, बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो गर्मियों में भारी वर्षा हो सकती है, और सर्दियों में सूखा भी हो सकता है, क्योंकि इसने कहा कारण बन सकता है, सकता शब्द यूज कर दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। और ये मानसून हवा की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। ये गर्मियों के दौरान मध्यम वर्षा, सर्दियों में वर्षा नहीं कर सकते। वर्षा तो होती है सर्दियों में, आपको भी पता है,
इस समय सर्दी ही चल रही है, वो आने वाली है और वर्षा शुरू हो गई है, वर्षा चल भी रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला, इसमें से हमको बताने कौन सा हमारा कहाँ से मेल खाता है। तो सबसे पहले मैं उत्तर दर्पण की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो उत्तर दर्पण जो है हम दाढ़ी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तर दर्पण का मतलब है चीजों को फैला के दिखाना, एक चीज उसको फैला देगा यानी बड़ा दिखा देगा। तो वाहन तो नहीं चाहिए हमें, सूक्ष्मदर्शी, निकट और टॉर्च। टॉर्च का जो प्रकाश है जब हम देखते तो फैला के दिखा देता है, यानी 1 का 4, 1 का 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। बताओ, चलो हमने एक ही देखा और उसी में हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो गया। आगे देखते हैं। अवतल लेंस। अवतल लेंस हमारा जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें काम आता है, यानी बी का 3 हो गया। उत्तल दर्पण की बात करूँ तो जो हमारे वाहन होते हैं उसमें रियर जो दृश्य होता है उसमें हम उत्तल दर्पण लगाते हैं, ताकि पीछे का जो है हमें एक छोटी सी चीज में काफी बड़े एरिया को हम छोटे से में दिखा सकें। उत्तल लेंस की अगर मैं बात करूँ तो सूक्ष्मदर्शी वगैरह जो हम देखेंगे तो उनमें जो प्रयुक्त होगा वो हमारा उत्तल लेंस होगा। अगर आपको जैसे मान चलो अवतल और उत्तल में दिक्कत होती है कि अवतल कहाँ यूज करते हैं, उत्तल कहाँ करते हैं। देखो, अवतल को करते हैं निकट दृष्टि दोष में और उत्तल को करते हैं दूर दृष्टि दोष में। अगर इसमें आपको दिक्कत हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 है इसमें अवतल में, और इसमें भी 3 4 है, यानी इसमें भी ज्यादा है अवतल में ज्यादा है। उत्तल में शब्द कम है तो दूर में भी कम है, यानी बड़ा वाला बड़े से मिला दो निकट हो जाएगा और छोटा वाला छोटे से मिला दो दूर हो जाएगा। अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सीएनजी की अगर वो बात करता है तो सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन होता है, और इसमें लगभग लगभग 90% के समथिंग मीथेन होता है और बाकी 10-12% जो CO2 होती है हमारी। और अगर यहीं पे एलपीजी शब्द यूज कर देता है, लिक्विफाइड के पेट्रोलियम गैस को, तो उसमें हमारे कौन कौन से मिलते हैं? ब्यूटेन और प्रोटॉन मिलते हैं। अगर यहीं पे ये शब्द कर देता है तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक में फिर आप ब्यूटेन की बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हमारे हो गए थे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पत्र तालिका पर रहा? ये कह रहा कि एक हमारा हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, कौन सा राज्य हमारा पदक तालिका पर रहा है, यानी शीर्ष पर जो रहा है, यानी फर्स्ट स्थान जिसका रहा है। तो देखो, अगर मैं याद की बात करूं तो इंडिया विंटर, विंटर यानी ठंड, हमेशा जम्मू कश्मीर हमेशा ठंड का माहौल रहता है। तो उनको ठंड के, जब मान चलो हमें गर्मी लगती है और हम ठंड वाले क्षेत्र में चले जाएं तो हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। और विंटर गेम जो है ठंड वाला, जो हमेशा कोई बंदा ठंड में रहता है हमेशा और ठंड वाले ही समय में उसका गेम करा दी जाए तो उससे बढ़िया रहेगा, फायदा मिलेगा, तो वो फर्स्ट भी आ सकता है। वही काम जम्मू कश्मीर ने किया था, जम्मू कश्मीर ने इसका फायदा उठाया और वो फर्स्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान पर विचार करें। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद हमारा शब्द है, उसमें पंथ निरपेक्ष है, अखंडता, बंधुत्व। ऐसा नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ था, ये केवल 3 है इसमें। क्यों? आपने देखा होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसमें 3 शब्द हमारे जोड़े जाते हैं। पहला शब्द होता है समाजवाद, सेकंड होता है पंथ निरपेक्ष, और एक थर्ड शब्द होता है अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द को हम इसमें अपने संविधान में लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य है? यानी जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी 1950-51 में, हमने पंच योजना आयोग बनाया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और हमने वहां से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी। अब इसमें देखो, समता बिल्कुल समानता होनी चाहिए हमने कहा था, आधुनिकरण की बात करेंगे, आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। लेकिन जब आपने देखो 1950 और 51 के भारत का दृश्य देखो तो उस समय हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो हम धन का संकेंद्रण कैसे कर सकते थे? तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा अगर लॉजिक लगाएं। तो 1 2 3 का 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये पहली पंचवर्षीय योजना की हमारी बात हुई थी यहाँ पे। और 5 साल की योजना का मुख्य उद्देश्य होते हैं 5 साल में हमें ये सारी चीजें करनी होती हैं। और ये है आपका 16 क्वेश्चन जो आपको करना है। इसमें पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए काम आता है? क्या मापने के लिए काम आता है? सापेक्षिक आर्द्रता।
हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। देखो अगर आप सिविल के छात्र हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं और इसका आंसर आप गलत देते हैं तो आपको ये समझो आपका टेक्निकल भी बेकार है फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार लगभग काफी एग्जाम में आया हुआ और ये जो बनता है ये आपका हाइड्रोलॉजी से बनता है। अगर आप मैकेनिकल, सिविल और सॉरी मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सीएस, इलेक्ट्रिक, अगर इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो भी सकता है, लेकिन अगर सिविल का होकर इसका आंसर गलत दे रहे तो फिर उसमें थोड़ा सस्पेंस वाली बात हो जाती है। तो वहीं अगर हम अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आते है इसको लाइक करें। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप ये बताएं सर मैं जैसे टेक्निकल तो हमारा चल ही रहा है, उसकी तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, जो नॉन टेक स्टार्ट हुआ इसको ऐसे ही एज टेक चलाऊं या फिर टेक और नॉन टेक दोनों को मिक्स कर लूं, ये आपको कमेंट करके आपको बताना है। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो एसएससी जेईई 2023 का दे रहे हो या कोई जिसमें भी आपका नॉन टेक आता हो, ये सब। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।